नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 11वीं के अध्याय 3 दो साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों में फैले हुए हैं। इन साम्राज्यों का हम विस्तार से बात करेंगे। इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी के दौरान हुआ, जिस पर हम चर्चा करेंगे। हम यायावर साम्राज्य के विषय में भी बात करेंगे। दोस्तों, सामान्य रूप से मैं आपको यहाँ पर इस अध्याय को पढ़कर सुनाने का काम करूँगा और जहाँ तक जो चीज़ें मैं आपको समझा पाऊँ वो समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा, ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा है और मुझे उम्मीद है कि इस लंबे वीडियो के दौरान आप मेरे साथ इस वीडियो के साथ बने रहेंगे। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ और आप भी एक विद्यार्थी हैं, चाहे आप क्लास 11th के हों, चाहे आप किसी स्टेट पीएससी लेवल या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के विद्यार्थी हों, या फिर आप नेट जेआरएफ लेवल के एग्ज़ाम के विद्यार्थी। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। आप जब भी इस तरह के वीडियोस को देखें तो प्रयास करें कि आप नोट्स बनाने का प्रयास करें, और नोट्स आप किन चीज़ों का बना रहे हैं ये भी मायने रखता है। यूट्यूब में आपको बहुत सारी ऐसी फूहड़ किस्म की चीज़ें मिल जाएंगी जिनके नोट्स बनाकर आप गट्ठे तो लगा सकते हैं, लेकिन उनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो मिलने वाला। इसीलिए ये सोच समझकर आप अपना समय इन्वेस्ट करें कि आप कहाँ पर अपना समय दे रहे हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि एनसीईआरटी के इस वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यानपूर्वक जो भी बिंदु आपको सही लगे उनके बाकायदा नोट्स बनाएं और उनका अच्छे से रिवाइज़ करें, ताकि आपको आपकी परीक्षाओं में सफलता मिले। क्योंकि एनसीईआरटी किसी भी विषय का आधार होती है। बहुत सारे क्वेश्चन, मैं नेट का एग्ज़ाम दे चुका हूँ, मैंने कई क्वेश्चन ऐसे देखे जो एनसीईआरटी की कक्षा 6वीं 7वीं तक से पूछे गए हैं। इसलिए अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका बेस क्लियर होगा और फिर आपको फैक्चुअल चीज़ें पढ़ने में परेशानियाँ नहीं होंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं और आप भी अपने नोट्स लेकर तैयार बैठ जाइए। अगर आपने नोट्स नहीं उठाए हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी पेन लेकर दोस्तों ज़रूर बैठना यार, वरना आपको ही समझ आएगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा क्योंकि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। आइए देखते हैं। मेसोपोटामिया में साम्राज्य स्थापित होने के 2 शताब्दी बाद तक उस क्षेत्र तथा उसके पूर्व और पश्चिम में साम्राज्य निर्माण के विविध प्रयत्न होते रहे। छठी शताब्दी ईस्वी तक ईरानियों और असीरिया के साम्राज्य के अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ईरानियों ने स्थल मार्गों के साथ साथ भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्रों में व्यापारिक संबंधों का विकास हुआ। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यापार में सुधार हुआ और इस वजह से पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में यूनानी नगर तथा उनकी बस्तियों को लाभ हुआ। उन्हें काला सागर के उत्तर में रहने वाले यायावर लोगों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संपर्क के भी बहुत फायदा हुआ। यूनान में अधिकांश समय तक एथेंस और स्पार्टा के नगर राज्य नागरिक जीवन के केंद्र बने रहे। चतुर्थ शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में यूनानी राज्यों में मैसिडोन राज्य के राजा सिकंदर ने कई सैन्य अभियान किए और उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया व ईरान तथा भारत में व्यास तक के क्षेत्र को जीत लिया। उसके सैनिकों ने और आगे पूर्व में जाने से मना कर दिया। सिकंदर का सैन्य दल पीछे मुड़ गया, यद्यपि कई यूनानी इस क्षेत्र में ही रह गए। सिकंदर के नियंत्रण के इस पूरे क्षेत्र में यूनानियों और स्थानीय लोगों में आदर्शों और सांस्कृतिक परंपराओं का आदान प्रदान होता रहा था। पूरे क्षेत्र का यूनानीकरण हो गया, जिसे अंग्रेजी में हेलोनाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि यूनानियों को हेलेनीज कहते थे। यूनानी भाषा इस क्षेत्र की एक जानी पहचानी भाषा बन गई, लेकिन सिकंदर के साम्राज्य की यह राजनीतिक एकता उसकी मृत्यु के तुरंत बाद विघटित हो गई। हालांकि इसके 3 शताब्दी बाद तक यूनानी संस्कृति इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बनी रही। इस क्षेत्र के इतिहास में यह काल प्रायः यूनानी काल के नाम से जाना जाता है।
लेकिन यह मान्यता यूनानी विश्वासों व विचारों की तरह ही अन्य महत्वपूर्ण संभवतः इससे भी अधिक महत्वपूर्ण संस्कृतियों, मुख्य रूप से ईरान के पुराने साम्राज्य से संबंधित ईरानी संस्कृति की महत्वता को अस्वीकार कर देती हैं। इसके बाद के भावी इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में इस अनुभाग में हम जानकारी पाएंगे। सिकंदर के साम्राज्य के विघटन के फलस्वरूप हुई राजनीतिक कलह का लाभ उठाते हुए रोम के मध्य इतावली नगर राज्य के छोटे किंतु संगठित सैन्य बल ने दूसरी शताब्दी ईस्वी से उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी भूमध्य सागर पर नियंत्रण कर लिया। उस समय रोम एक गणतंत्र था, यद्यपि वहाँ की सरकार निर्वाचन की एक जटिल व्यवस्था पर आधारित थी, लेकिन राजनीतिक संस्थाएं जन्म और धन संपदा को कुछ महत्व देती थी। यहाँ का समाज दासता से भी लाभान्वित था। रोम की सैन्य शक्ति ने एक समय सिकंदर के साम्राज्य का भाग रहे राज्यों के बीच व्यापार हेतु तंत्र स्थापित किया। प्रथम शताब्दी ईस्वी के मध्य उच्च कुल में जन्मे सैन्य नायक जूलियस सीजर के अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया था। लातिनी, जो कि रोम में बोली जाती थी, जिसे लैटिन भी हम कहते हैं, साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। हालांकि पूर्व में रहने वाले कई लोग यूनानी भाषा का ही प्रयोग करते थे। रोम के लोगों में यूनानी संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव था। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम भाग में साम्राज्य के राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन हुए। चतुर्थ शताब्दी ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई बनने के बाद इस साम्राज्य का काफ़ी हद तक ईसाईकरण हो गया। शासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए चौथी शताब्दी ईस्वी में रोम साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्सों में बांट दिया गया, लेकिन पश्चिम में सीमावर्ती क्षेत्र गोथ, विसिगोथ, वेंडल व अन्य की जनजातियों तथा रोम के बीच स्थित व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी। ये व्यवस्थाएं व्यापार, सैन्य भर्ती तथा बसने से जुड़ी थी और जनजातियों ने रोम प्रशासन पर अपने आक्रमणों में वृद्धि कर दी। ये मतभेद बढ़ते गए और साम्राज्य के अंतरिम मतभेदों में जुड़ गए। फलतः 5वीं शताब्दी के आते आते पश्चिम का यह साम्राज्य नष्ट हो गया। पूर्व के साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत ही जनजातियों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। ईसाई चर्च से प्रोत्साहन पाकर 9वीं शताब्दी ईस्वी में ऐसे ही कुछ राज्यों को मिलाकर पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना की गई। पवित्र रोमन साम्राज्य ने पुराने रोमन साम्राज्य के साथ मिलकर निरंतरता का दावा किया। यहाँ जो चित्र आप देख पा रहे हैं, ये कोरिंथ के यूनानी नगर का भवन अवशेष है। यहाँ पर पहले भवन हुआ करता था, अब सिर्फ आपको अवशेष दिखाई देंगे। 7वीं शताब्दी ईस्वी और 15वीं शताब्दी ईस्वी के बीच पूर्वी रोमन साम्राज्य, जो कि कुस्तुनतुनिया पर केंद्रित था, की अधिकांश भूमि पर अरब साम्राज्य ने अधिकार कर लिया। दमिश्क में केंद्रित इस अरब साम्राज्य को पैगंबर मोहम्मद, जिन्होंने 9वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की, उनके अनुयायियों या इनके उत्तराधिकारियों, जिन्होंने आरंभ में बगदाद में शासन किया, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। इस इलाके की यूनानी व इस्लामी परंपराओं के बीच करीबी का आदान प्रदान था। इस क्षेत्र के व्यापारिक तंत्र और समृद्धि ने उत्तर के पशुचारी लोगों, जो कि विभिन्न तुर्की जनजातियां थीं, इन्हें आकर्षित करने का काम किया। इन्होंने प्रायः इस क्षेत्र के शहरों पर आक्रमण किए और इन पर अपना नियंत्रण कर लिया। इस क्षेत्र पर आक्रमण का प्रयास करने वाले अंतिम लोगों में मंगोल थे। चंगेज़ खान और उसके उत्तराधिकारियों के अधीन मंगोलों ने 13वीं शताब्दी में पश्चिम एशिया, यूरोप, मध्य एशिया और चीन में प्रवेश किया। साम्राज्य बनाए रखने के ये सारे प्रयास पूरे क्षेत्र में फैले हुए व्यापारिक तंत्र के संसाधन पर नियंत्रण की चाह से प्रेरित थे, ताकि उन्हें उस क्षेत्र के भारत या चीन जैसे देशों से स्थापित संबंधों का फायदा हो सके।
सभी साम्राज्यों ने व्यापार को स्थिरता प्रदान करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया। उन्होंने विभिन्न तरीकों के सैन्य संगठन का भी प्रयास किया। किसी भी साम्राज्य की उपलब्धियों की महत्ता प्रायः उसके उत्तराधिकारियों द्वारा ग्रहण की जाती थी। कुछ समय बाद इस क्षेत्र में बोली और लिखी जाने वाली कई भाषाओं में 4 भाषाएं फारसी, यूनानी, लाटिन और अरबी महत्वपूर्ण हो गई। ये साम्राज्य बहुत स्थिर नहीं थे। इसकी वजह यह थी कि वे विभिन्न क्षेत्रों के संसाधनों को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ऐसा इन साम्राज्यों और उनके पशुचारी लोगों के संबंधों में आ गए संकट के कारण भी था। इन पशुचारी लोगों ने इन साम्राज्यों में तो समर्थन मिलता ही था, साथ ही उनकी सेनाओं और उत्पादों के लिए उन्हें श्रम भी इनसे मिलता था। यहाँ पर आप दमिश्क की इस महान मस्जिद को देख सकते हैं और दमिश्क की इस महान मस्जिद का निर्माण 714 में पूरा हुआ था। इस तरह से आप इस मस्जिद को देख सकते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है कि सभी साम्राज्य नगर केंद्रित नहीं थे। चंगेज़ खान और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा शासित मंगोल साम्राज्य इस बात का अच्छा उदाहरण है कि पशुचारी लोगों द्वारा भी सफलतापूर्वक एक लंबे समय तक साम्राज्य को कायम रखा जा सकता है। ऐसे धर्म जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले विभिन्न नृजातीय उत्पत्ति के लोगों को आकर्षित कर सकते थे। विशाल साम्राज्य निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। यह ईसाई धर्म जो प्रथम शताब्दी ईस्वी के आरंभिक काल में फिलिस्तीन में उदित हुआ था और इस्लाम धर्म जो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उद्भव हुआ था के विषय में भी यह सत्य है। दोस्तों, तकरीबन 622 ईस्वी में इस्लाम की स्थापना पैगंबर साहब ने की थी। कालक्रम दो कालक्रमों के हिसाब से हम बात करते हैं। पहला जो लगभग 100 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व का जो कालक्रम है उसके विषय में हम बात करते हैं। इस कालक्रम के केंद्र बिंदु राज्य और साम्राज्य हैं। इनमें से कुछ जैसे रोमन साम्राज्य बहुत बड़े थे और 3 महाद्वीपों में फैले हुए थे। इस समय प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं विकसित हुई और बौद्धिक गतिविधियों से जुड़ी संस्थाओं का उदय हुआ। पुस्तकें लिखी गई और विचार महाद्वीपों के आर पार फैलने लगे। कई ऐसी वस्तुएं जो आज हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है इस काल में पहली बार प्रयोग में आई। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, हमने जीरो तकरीबन कहीं पर 3000, कहीं पर 3500 और लाखों साल पहले का जो क्रम था वो हमने पहले अध्याय में डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पर हम 100 ईसा पूर्व से अभी जो समय है उसकी गणना या फिर वहाँ पर प्रमुख घटित हुई चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से इस टेबल को समझने का प्रयास करते हैं। 100 से 50 ईसा पूर्व अफ्रीका में समुद्री मार्गों द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया से केले पूर्वी अफ्रीका लाए गए। यूरोप की बात करें तो स्पार्टेकस सैकड़ा 1 लाख गुलामों का नेतृत्व करते हैं। 50 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक क्लियोपैट्रा मिस्र की रानी बनती है। 51 से 30 ईसा पूर्व और रोम में कोलसम का निर्माण होता है 73 ईसा पूर्व। दोस्तों, 50 से 100 ईस्वी के दौरान कोई बड़ी घटनाएं घटित नहीं होती हैं 1 से 50 ईस्वी और 50 से 100 ईस्वी के दौरान। लेकिन 100 से 150 ईस्वी के बीच में सिकंदरिया के नायक ने भाप पर चलाने वाली मशीन बनाई थी। रोमन साम्राज्य अपने शिखर पर था और यह यहाँ पर एक चित्र आप यहाँ इसको इंगित करते हुए देख सकते हैं। 150 से 200 ईस्वी के बीच सिकंदरिया के टॉलमी ने भूगोल की एक पुस्तक लिखी। 200 से 300 ईस्वी के बीच में
कोई ऐतिहासिक घटनाएं बड़ी के प्रमाण नहीं मिलते हैं। 300 से 350 ईस्वी के बीच में एक्सम 330 में एक ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। ये ईसाई धर्म का प्रतीक चिन्ह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों कॉन्स्टेंटाइन, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यूरोप की बात हो रही है। यूरोप में कॉन्स्टेंटाइन साम्राज्य बनते हैं और कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना करते हैं। 300 से 400 ईस्वी अफ्रीका में कुछ महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन यूरोप में रोमन साम्राज्य का पूर्व और पश्चिम दो बराबर भागों में विभाजन होता है। 400 से 450 ईस्वी के दौरान यूरोप के बैंडल लोगों द्वारा अफ्रीका में राज्य की स्थापना 429 में की जाती है और यूरोप में उत्तर और मध्य यूरोप के कबीलों का रोमन साम्राज्य पर आक्रमण होता है। 450 से 500 ईस्वी के दौरान अफ्रीका में तो कुछ नहीं, लेकिन यूरोप में गॉल यानी कि फ्रांस के क्लोविस का ईसाई धर्म को अपमाना 496 ईस्वी में होता है। 500 से 550 ईस्वी के दौरान अफ्रीका में ज़्यादा घटित कुछ होता नहीं है, लेकिन यूरोप में इटली में सेंट बेनेडिक्ट द्वारा एक मठ की स्थापना 526 ईस्वी में, इंग्लैंड में सेंट ऑगस्टीन द्वारा ईसाई धर्म की शुरुआत 1596 ईस्वी में, ग्रेगो महान 590 द्वारा रोमन कैथोलिक चर्च की नींव रखना। 500 से 550 से 600 ईस्वी के दौरान कुछ घटित नहीं होता। 600 से 550 के दौरान अफ्रीका में कुछ मुसलमानों द्वारा अबिसिनिया 615 में प्रवास यानी कि हिजरा होता है। दोस्तों 650 से 700 ईस्वी के दौरान अफ्रीका में अरबी मुसलमान की मिस्र के दक्षिण में स्थित नुबुआ से संधि 652 में होती है। वहीं यूरोप की बात करें तो बेडे द्वारा अंग्रेजी चर्च और व्यक्तियों का इतिहास लिखा जाता है। 700 से 800 ईस्वी के दौरान कोई बड़ी ऐतिहासिक घटना नहीं होती। 800 से 850 में घाना में राज्य का उदय होता है। घाना जो कि एक अफ्रीकी देश है, और यूरोप में शार्लमेन फ्रैंको के राजा को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि 800 ईस्वी में मिलती है। 850 से 900 ईस्वी के दौरान केव और नोवगोरोड में प्रथम रूसी राज्यों की स्थापना होती है यूरोप में, और 950 से 1000 ईस्वी के दौरान यूरोप में पश्चिमी यूरोप पर समुद्री दस्युओं यानी कि समुद्री डाकुओं के आक्रमण होते हैं। जो डाकू होते हैं उन्हें दस्यु कहते हैं। 950 से 1000 के दौरान कोई बड़ी घटना घटित नहीं होती दोनों महाद्वीपों में, और 1000 से 1050 के दौरान इटली में सेलेरेनो में मेडिकल स्कूल की स्थापना 1030 में होती है, और 1050 से 1100 ईस्वी के दौरान अफ्रीका में अलमोरविद राज्य 1056 से 1147 का घाना से दक्षिण स्पेन तक विस्तार होता है, और यूरोप में नॉर्मैंडी के विलियम का इंग्लैंड पर आक्रमण और फिर शासक बनना 1066 में होता है। प्रथम धर्मी युद्ध की घोषणा भी यूरोप में 1095 में होती है। दोस्तों 1000 से 1100 से 1150 के दौरान अफ्रीका में जिम्बाब्वे का स्वर्ण और तांबे की शिल्प कृतियों के उत्पादन और लंबी दूरी के व्यापार के केंद्र के रूप में उदय होता है। जिम्बाब्वे का 1120 से 1450 के दौरान। दोस्तों 1150 से 1200 के दौरान यूरोप में नोत्रे दाम कैथेड्रल के निर्माण कार्य का आरंभ 1163 में होता है। 1200 से 1250 के दौरान अफ्रीका में इथोपिया में ईसाई चर्चों की स्थापना 1200 में होती है, और पश्चिम अफ्रीकी माली राज्य में टिम्बकटू एक शिक्षा के केंद्र में स्थापित होता है। यूरोप की बात करें तो वहाँ पर 1200 से 1250 के दौरान संवेदना और सादगी पर बल देते हुए असीसी के सेंट फ्रांसिस द्वारा एक मठ का संगठन
1209 में किया जाता है। मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने वाले राजा के विरुद्ध इंग्लैंड के लॉर्ड्स का विद्रोह। राजा कानून के अनुसार शासन करने को सहमत होता है। 1250 से 1300 के दौरान अफ्रीका में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं होती, लेकिन ऑस्ट्रिया में 1918 तक राज्य में रहने वाले हैब्सबर्ग वंश की स्थापना हो जाती है। अब हम यहाँ पर एशिया और किसकी बात करेंगे? दक्षिणी एशिया की, क्योंकि दक्षिण एशिया मुख्य रूप से भारत पर केंद्रित होगा, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें भारत को भी रिलेट करना होगा। 100 से 50 ईसा पूर्व के दौरान चीन में हान साम्राज्य स्थापित होता है। एशिया से यूरोप तक रेशम मार्ग जो सिल्क रूट है उसका विकास होता है। दक्षिण एशिया में शक और वास्तरी यूनानियों द्वारा उत्तर पश्चिम के राज्यों की स्थापना। दक्कन में सातवाहनों का उदय होता है। 50 से 1 ईस्वी, ये 100 से 50 ईसा पूर्व ऊपर वाला, ठीक है। 50 से 1 ईस्वी के दौरान दक्षिण एशिया में दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप में व्यापार फैलता है। दक्षिण एशिया में भी 1 से 50 ईस्वी के दौरान रोम साम्राज्य के एक प्रांत जूडिया में ईसा अरब पर रोमन आक्रमण होता है। 24 ईस्वी में 50 से 100 ईस्वी के दौरान दक्षिण एशिया में उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में कुषाण राज्य की स्थापना होती है। 100 से 150 ईस्वी के दौरान चीन में कागज का आविष्कार होता है। 118 ईस्वी प्रथम भूकंप लेखी का निर्माण 132 में होता है। और 150 से 200 ईस्वी के दौरान कोई बड़ी घटनाएं नहीं होती है। 200 से 250 के दौरान चीन में हान साम्राज्य का अंत होता है। 221 में फ्रांसीसियों में ससनियों का राज्य 226 में स्थापित होता है। और दक्षिण एशिया में इस समय कोई बड़ी घटनाएं नहीं घटित होती हैं। 250 से 300 ईस्वी के दौरान राजमहल में चाय चाय की शुरुआत होती 262 ईस्वी में। चुंबकीय कुतुबनुमा का प्रयोग चीन में प्रारंभ हो जाता है 270 ईस्वी में। और 300 से 350 ईस्वी में चीनियों द्वारा घुड़सवारी करते वक्त रकाब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं। साथ ही गुप्त वंश की स्थापना हो जाती है 320 ईस्वी में। इसकी मुख्य तिथि तो 318 या 319 है, लेकिन 320 भी मानी जाती है। यहाँ पर गुप्त वंश का जो सिंबल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 350 से 400 के दौरान फासियन की चीन से भारत यात्रा 399 में होती है। 400 से 450 ईस्वी के दौरान आर्यभट्ट खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे, उनका समय रहता है। दोस्तों 450 से 550 वर्ष के दौरान कोई बड़ी घटना नहीं होती है। 550 से 600 के दौरान जापान में बौद्ध धर्म का आगमन होता है। 594 ईस्वी चीन में अनाज के आवागमन के लिए 34 वर्षों में 5 इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 50 लाख श्रमिकों की मदद से ग्रैंड कैनाल का निर्माण 584 से 618 ईस्वी के दौरान किया जाता है। इसी समय भारत में ऐहोल और बादामी में चालुक्य मंदिरों का निर्माण होता है। 600 से 650 ईस्वी के दौरान चीन में तांग वंश 618 हजरत मोहम्मद का मदीना और प्रस्थान हिजरी युग का आरंभ 622 ईस्वी और इसी के साथ इस्लाम स्थापित होता है। ससानी साम्राज्य का पतन 642 ईस्वी। दक्षिण एशिया में बात करें तो जुआंग झांगसा चीन से भारत की ओर प्रस्थान। नालंदा का शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में होता है। 650 से 700 ईस्वी के दौरान उमैया खिलाफत होता है। 661 से 750 ईस्वी 700 से 750 ईस्वी के दौरान
उमैया की एक शाखा द्वारा स्पेन पर विजय, चीन में तांग वंश की स्थापना होती है, अरबों की सिंध पर विजय होती है 712 ईस्वी में। 750 से 800 ईस्वी के दौरान अब्बासी खिलाफत की स्थापना और बगदाद की एक मुख्य सांस्कृतिक और वाणिज्यिक केंद्र बनना होता है। 800 से 850 ईस्वी के दौरान कंबोडिया में खामेर राज्य की स्थापना होती है 802 और 850 से 900 ईस्वी के दौरान प्रथम मुद्रित पुस्तक चीन में प्रकाशित होती है 868 में। 950 से 1000 ईस्वी के दौरान चीन में कागजी मुद्रा का प्रयोग किया जाने लगता है और यहाँ पर अगर हम बात करें 1000 से 1050 की, तो एशिया में इब्न सीना एक फारसी डॉक्टर चिकित्सा के ऊपर एक पुस्तक लिखता है जिसका अनुसरण सदियों तक किया जाता है। दक्षिण एशिया में महमूद गजनी का उत्तर पश्चिम पर आक्रमण होता है, अलबरूनी के भारत आगमन होता है, तंजौर में राजराजेश्वर का मंदिर बनता है। 1050 से 1100 ईस्वी के दौरान अल असरलान द्वारा तुर्की साम्राज्य की स्थापना 1075 में होती है और 1100 से 1150 के बीच की बात करें तो चीन में आतिशबाजी के प्रदर्शन का पहला लिखित विवरण मिलता है। बात हम अगर दक्षिण एशिया की करें तो कल्हड़ द्वारा रास तरंगिणी की रचना की जाती है। एक 1050 से 1200 ईस्वी के दौरान कंबोडिया का अंकोर साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर 1180 में पहुंचता है और अंकोर वाट में मंदिर बनता है। 1200 से 1250 चंगेज खान द्वारा सत्ता को दृढ़ करना 1206 में, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 और 1250 से 1300 तक चंगेज खान का पोता कुबलाई खान चीन का सम्राट बनते हैं। अमीर खुसरो 1253 से 1325 इनका जीवन काल रहा। ये कविता और संगीत के नए नए रूपों की शुरुआत करते हैं और इसी समय कोणार्क का मंदिर बनता है। ये जो तबले आप देख रहे हैं इनका आविष्कार भी अमीर खुसरो करते हैं। अब हम यहाँ पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रों की बात करते हैं। 100 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक यहाँ कोई घटनाएं नहीं दिखती हैं और जो हम ऑस्ट्रेलिया प्रशांत रीजन की बात करें तो वहाँ पर तो 950 ईस्वी तक भी कोई घटनाएं नहीं देखने को मिलती हैं। लेकिन अमेरिका में 300 से 350 ईस्वी के दौरान मैक्सिको में टियोटिहुआन नगर राज्य की स्थापना, माया के अनुष्ठानिक केंद्र ये चित्र देख सकते हैं। खगोल शास्त्र का विकास चित्रमय लिपि से होता है। ये चित्रमय लिपि सबसे ऊपर और ये इनकी इमारत जो इन्होंने बनाई थी। उसके बाद 950 ईस्वी तक कुछ भी घटित नहीं होता यहाँ भी और फिर 950 से 1000 ईस्वी के दौरान उत्तर अमेरिका में प्रथम नगर निर्माण 990 के आसपास होता है। वहीं प्रशांत महासागर क्षेत्र में पोलिनेशिया के मौरी मार्ग निदेशक द्वारा न्यूजीलैंड की खोज होती है। 1000 से 1050 के दौरान कुछ नहीं, 1050 से 1100 के दौरान प्रशांत क्षेत्र में पोलिनेशिया के द्वीपों में शकरकंद की पैदावार मूलतः दक्षिण अमेरिका में होती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि दो ही रीजन सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला तो पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया और दूसरा जो है वो अफ्रीका और यूरोप है। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इसके विषय में अब हम यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो के आखिर तक बने रहेंगे। अगर आप
थोड़ा भी कमज़ोर महसूस कर रहे हैं या बोरियत महसूस कर रहे हैं तो कृपया कर इस वीडियो को पॉज कर देवें और थोड़ा सा रिलैक्स होकर फिर से वीडियो को देखना शुरू करें। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। रोम साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके विशाल साम्राज्य क्षेत्र में आज का अधिकांश यूरोप और उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र यानी कि फर्टाइल क्रेसेंट यानी कि पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। इस अध्याय में हम यह देखने वाले हैं कि इस साम्राज्य का गठन कैसे हुआ, किन किन राजनीतिक ताकतों ने इसके भाग्य को बनाया संवारा और इस साम्राज्य के लोग किन किन सामाजिक समूहों में विभाजित होते थे। हम यह देखने का प्रयास भी करेंगे कि यह साम्राज्य अनेक स्थानीय संस्कृतियों तथा भाषाओं वैभव संपन्न में किस तरह था। स्त्रियों की स्थिति और अन्य बहुत सारी चीज़ें इस अध्याय में हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ के खनिज भंडारों को भी हम यहाँ पर देखेंगे और चलिए शुरुआत करते हैं। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में दो सशक्त साम्राज्यों का शासन था। ये दो साम्राज्य रोम और ईरान के थे। रोम तथा ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे और अपने इतिहास के अधिकांश काल में वे आपस में लड़ते रहे। उनके साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। उन्होंने भूमि की एक संकरी पट्टी जिनके किनारे फरात नदी बहा करती थी अलग अलग करती थी इनके साम्राज्य को। इस अध्याय में हम रोम के साम्राज्य को भी देखेंगे, मगर कहीं कहीं प्रसंगवश रोम के प्रतिद्वंदी ईरान साम्राज्य का भी उल्लेख करेंगे। यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र है उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं इस मैप के जरिए। यहाँ पर आपको किस तरह से जो इटली है, ये जो इटली यहाँ पर जहाँ पर कैंपेनिया लिखा है यह रोम साम्राज्य दिख जाएगा और अफ्रीका में आपको ये दिख रहा होगा। दोस्तों ये जो दो महान शक्तियों ने दुनिया के उस अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था जिसे चीन के लोग तातेन यानी कि बृहत्तर चीन या मोटे तौर पर पश्चिम कहा करते थे। दोस्तों साम्राज्य के आरंभिक काल की बात करते हैं। रोम साम्राज्य मोटे तौर पर दो चरणों में बांटा जा सकता है जिन्हें पूर्ववर्ती और परवर्ती चरण कह सकते हैं। इन दोनों चरणों के बीच तीसरी शताब्दी का समय आता है जो उन्हें दो ऐतिहासिक भागों में विभाजित करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि में को पूर्ववर्ती साम्राज्य और उसके बाद की अवधि को परवर्ती साम्राज्य कहा जा सकता है। दो महाशक्तियों तथा उनसे संबंधित साम्राज्यों में एक बड़ा अंतर यह था कि रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण था। इस अवधि के दौरान पार्थियाई तथा बाद में सासानी राजवंशों ने ईरान पर शासन किया। जिन लोगों का शासन हुआ उनमें अधिकतर ईरानी थे। इसके विपरीत रोमन साम्राज्य ऐसे क्षेत्रों तथा संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप था जो मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। साम्राज्य में
सॉरी। साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन प्रशासन के प्रयोजन हेतु लातिन तथा यूनानी भाषाओं का प्रयोग ही होता था। पूर्वी भाग के पूर्वी भाग के उत्तर उच्चतर वर्ग यूनानी भाषा और पश्चिमी भाषा भाग के लोग लातिन भाषा बोलते और लिखते थे, और इन दोनों भाषाओं के बीच की सीमा रेखा भूमध्य सागर को चीरती हुई उस पार अफ्रीकी प्रांत त्रिपोलिताना जो लातिन भाषा था, और सायरेयाना था जो कि यूनानी भाषा के बीच जाती थी। जो लोग साम्राज्य में रहते थे वे सभी एकमात्र शासक यानी सम्राट की ही प्रजा थे, चाहे वे कहीं भी रहते हो और कोई भी भाषा बोलते हो। इसके बाद दोस्तों, आप इस साम्राज्य में गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट नाम के निकाय में निहित होती थी। सेनेट में धनवान परिवारों के एक छोटे से समूह का बोलबाला रहता था, जिन्हें अभिजात कहा जा सकता है। व्यावहारिक तौर पर गणतंत्र अभिजात वर्गों की सरकार का शासन सेनेट नामक संस्था के माध्यम से चलता था। गणतंत्र 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक चला, लेकिन 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी ऑटोवियन ने उसका तख्ता पलट कर दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली और ऑगस्टस नाम से रोम का सम्राट बन बैठा। सेनेट की सदस्यता जीवन भर चलती थी और उसके लिए जन्म की अपेक्षा धन और पद प्रतिष्ठा को अधिक महत्व दिया जाता था। प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में राज्य स्थापित किया था। उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। यद्यपि ऑगस्टस एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तथापि इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक लातिन भाषा में प्रिंसेप्स था, निरंकुश शासक नहीं था। ऐसा सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया था। सेनेट वह निकाय था जिसने उन दिनों में, जब रोम एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र था, सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा था। रोम में सेनेट नामक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा था। वह एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन एवं अभिजात वर्गों यानी मुख्यतः रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था, लेकिन आगे चलकर उसमें इतावली मूल के जमींदारों को भी शामिल कर दिया गया था। रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकें जो आज यूनानी तथा लैटिन में ज़्यादातर लिखी मिलती हैं, इन्हीं लोगों द्वारा लिखी गई थी। इन पुस्तकों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्राटों की परख इस बात से की जाती थी कि वे सेनेट के प्रति किस तरह व्यवहार रखते थे। सबसे पुराने सम्राट वे माने जाते थे जो सेनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे। वे सबसे बुरे सम्राट माने जाते थे और उनको शक की नज़र से देखते थे या फिर उनके साथ क्रूरता व हिंसा करते थे। कई सेनेटर गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे, किंतु अधिकतर सेनेटरों को यह एहसास जरूर हो गया था कि यह असंभव है। सम्राट और सेनेट के बाद साम्राज्यिक शासन की एक अन्य प्रमुख संस्था सेना थी। फारस के साम्राज्य में तो बालात यानी कि बालात भर्ती वाली सेना वह होती थी जिसमें कुछ वर्गों या समूहों के वयस्क पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक भर्ती करनी पड़ती थी। बालात भर्ती वाली सेना थी, लेकिन रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था और न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। एक वेतनभोगी सेना का होना निसंदेह रोमन साम्राज्य की अपनी एक खास विशेषता थी। सेना साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल संगठन निकाय थी जिसमें
चौथी शताब्दी तक 6 लाख सैनिक थे और उसके पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी। सैनिक बेहतर वेतन और सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे। यदि सैनिक अपने सेनापतियों और यहाँ तक कि सम्राटों द्वारा निराश महसूस करते थे तो ये आंदोलन प्रायः सैनिक विद्रोह का रूप ले लेते थे। यह भी ध्यान रहे कि रोम सेना की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की गई है वह उन इतिहासकारों द्वारा तैयार की गई है जो सेनेट के प्रति सहानुभूति रखते थे। सेनेट सेना से घृणा करती थी और उससे डरती थी क्योंकि वह प्रायः अप्रत्याशित हिंसा का स्रोत थी, विशेष रूप से तीसरी शताब्दी की तनावपूर्ण परिस्थितियों में जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैन्य खर्चों को पूरा करने के लिए भारी कर लगाने पड़े। संक्षेप में, सम्राट अभिजात वर्ग और सेना साम्राज्य के राजनीतिक हिस्सा के 3 प्रमुख खिलाड़ी थे। अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वे सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं, और जब सेनाएं विभाजित हो जाती थी तो इसका परिणाम सामान्यतः गृह युद्ध था। गृह युद्ध का मतलब होता है कि अपने ही देश में सत्ता हासिल करने के लिए किया गया सशस्त्र विद्रोह गृह युद्ध कहलाता है। एक ऐसे वर्ष 69 ईस्वी को छोड़कर जब एक के बाद एक कुल मिलाकर 4 सम्राट गद्दी पर बैठे। पहली 2 शताब्दियों में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ और अपेक्षाकृत शांति बनी रही। सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंशक्रम पर आधारित था। पिता का राज्य पुत्र को मिलता था, चाहे यह नैसर्गिक हो अथवा ग्रहण किया हुआ। उत्तराधिकारी दत्तक और सेना भी इस सिद्धांत को पूरी तरह से मानती थी। उदाहरणार्थ, टिबेरियस 14 से 37 ईस्वी जो रोम सम्राटों की लंबी कतार में दूसरा प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले ऑगस्टस का अपना पुत्र नहीं था, किंतु सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए ऑगस्टस ने उसे गोद लिया था। प्रथम 2 शताब्दियों में अन्य देशों के साथ युद्ध भी बहुत कम हुए। ऑगस्टस ने टिबेरियस द्वारा प्राप्त किए गए साम्राज्य पहले ही इतना लंबा चौड़ा था कि इसमें और अधिक विस्तार करना अनावश्यक प्रतीत होता था। वास्तव में ऑगस्टस का काल शांति के लिए याद किया जाता है क्योंकि इस शांति के आगमन दशकों तक चले अंतरिम संघर्ष और सदियों की सैनिक विजयों के पश्चात हुआ था। साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र अभियान सम्राट ट्राजान ने 113 से 17 ईस्वी के दौरान चलाया, जिसके द्वारा उसे फरात नदी के पार अधिक क्षेत्रों पर निरर्थक कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने उन इलाकों को छोड़ दिया। यहाँ पर हम सम्राट ट्राजान का स्वप्न भारत की विजय का था, इसके बारे में भी बात करते हैं। तत्पश्चात भयंकर तूफान में पीड़ित एंटियोक ने सर्दियों के बाद 115 से 116 में ट्राजान फरात नदी के रास्ते आगे बढ़ता हुआ पार्थियानों की राजधानी टेसिफून तक चला गया और फिर वहां फारस की खाड़ी के सिरे पर पहुंच गया। कैस्पियन डीओ के अनुसार वहां पर वह भारत की ओर जाने वाले किसी वाणिज्य पोत को ललायित नजरों से देख रहा था और चाह रहा था कि काश वह सिकंदर जैसा जवान होता। इस काल की एक विशेष उपलब्धि यह रही कि रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक रूप से विस्तार हुआ। इसके लिए अनेक आश्रित राज्यों को रोम के प्रांतीय राज्य क्षेत्र मिला लिया गया। निकटवर्ती पूर्व के ऐसे राज्यों से भरा पड़ा था, लेकिन दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक जो राज्य फरात नदी के पश्चिम में रोम राज्य क्षेत्र की ओर पड़ते थे, उन्हें भी रोम द्वारा हड़प लिया गया। दोस्तों, निकटवर्ती पूर्व का मतलब है रोमन साम्राज्य के भूमध्य
सागरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की दृष्टि से निकटवर्ती पूर्व का मतलब था भूमध्य सागर के बिल्कुल पूर्व का इलाका, मुख्य रूप से सीरिया, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया के प्रांत जो रोमन साम्राज्य के हिस्से थे और मोटे तौर पर आसपास के क्षेत्र थे जैसे अरब। प्रासंगिक तौर पर यह उल्लेखनीय है कि ये राज्य अत्यंत समृद्ध थे। उदाहरण के लिए हेरोड के राज्य में प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस यानी कि 1,25,000 किलोग्राम सोने के बराबर की आमदनी होती थी। दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था जिसमें लगभग 4.5 ग्राम की विशुद्ध चांदी होती थी। वास्तव में इटली के सिवाय, जिसे उन शताब्दियों में प्रांत नहीं माना जा सकता था, साम्राज्य के सभी क्षेत्र प्रांतों में बटे हुए थे और उनसे कर वसूला जाता था। दूसरी शताब्दी में जब रोम अपने चरमोत्कर्ष पर था, रोम साम्राज्य स्कॉटलैंड से आर्मेनिया की सीमाओं तक और सहारा से फरात और कभी-कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था। यह सच है कि उन दिनों शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उनकी सहायता आज जैसी कोई सरकार नहीं थी, तो फिर यह प्रश्न उठता है कि सम्राटों के लिए इतने लंबे चौड़े और तरह-तरह के इलाकों पर नियंत्रण रख पाना कैसे संभव हुआ, जिनकी आबादी दूसरी शताब्दी के मध्य लगभग 6 करोड़ पहुंच गई थी। इस प्रश्न का उत्तर साम्राज्य के शहरीकरण में खोजा जा सकता है। दोस्तों, कुछ और पढ़ें तो ये स्थानीय आश्रित थे, हम आगे देखेंगे। संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए जिनके माध्यम से समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जा सके। भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़े शहरी केंद्र कार्थेज, सिकंदरिया तथा एंटियोक इनमें सबसे बड़े थे। साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे। इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाने में सफल हो पाती थी, जिनसे साम्राज्य को अधिकांश धन संपदा प्राप्त होती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि स्थानीय उच्च वर्ग रोमन साम्राज्य को कर वसूली और अपने क्षेत्रों के प्रशासन के कार्य में सक्रिय सहायता देते थे। इटली और अन्य प्रांतों के बीच सत्ता का आकस्मिक अंतरण वास्तव में रोम के राजनीतिक इतिहास का एक अत्यंत रोचक पहलू रहा। दूसरी और तीसरी शताब्दियों के दौरान अधिकतर प्रशासक तथा सैनिक अफसर इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों में से होते थे। इस प्रकार उनका एक नया सम्रांत बन गया जो कि सेनेट के सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उसे सम्राटों का समर्थन प्राप्त था। जैसे 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 यह नया समूह उभर कर सामने आया, सम्राट गैलिनस 253 से 68 ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर इन नए वर्ग के उदय को सुदृढ़ बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि गैलिनस ने सेनेटरों को सेना में सेवा करने अथवा इस तक पहुंच रखने पर पाबंदी लगा दी थी, ताकि साम्राज्य का नियंत्रण उनके हाथों में न जाने पाए। संक्षेप में, पहली शताब्दी के बाद वाले वर्षों में और दूसरी शताब्दी के दौरान तथा तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेना तथा प्रशासन में अधिकाधिक लोग प्रांतों के लिए जाने लगे प्रांतों से लिए जाने लगे, क्योंकि इन क्षेत्रों के लोगों को भी नागरिकता मिल चुकी थी जो पहले इटली तक सीमित थी। सेनेट पर कम से कम तीसरी शताब्दी तक इतालवी मूल के लोगों का प्रभुत्व बना रहा, लेकिन बाद में प्रांतों से लिए गए सेनेटर बहुसंख्यक हो गए। इन प्रवृत्तियों से यह पता चलता है कि साम्राज्य में राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से इटली का पतन हो चला था और भूमध्य सागर अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध और शहरीकृत भागों जैसे स्पेन के दक्षिणी हिस्सों, अफ्रीकी और पूर्वी भागों में नए सम्भ्रांत वर्गों का उदय हो रहा था।
रोम के संदर्भ में नगर एक ऐसी शहरी केंद्र था जिसके अपने दंडनायक यानी अपने मजिस्ट्रेट, नगर परिषद यानी सिटी काउंसिल और अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र था, जिसमें उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई ग्राम शामिल थे। इस प्रकार किसी भी शहर के अधिकार क्षेत्र में कोई दूसरा शहर नहीं हो सकता था, किंतु उसके गांव किंतु उसके तरह कई गांव लगभग हमेशा ही होते थे। आमतौर पर शाही अनुकंपा या अथवा नाराजगी के कारण गांवों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें शहरों का दर्जा और शहरों को गांवों का दर्जा दिया जा सकता था। किसी शहर में रहने का लाभ यही था कि खाने पीने की कमी और अकाल के दिनों में भी इसमें ग्रामीण इलाकों की तुलना में बेहतर सुविधाएं प्राप्त होने की संभावनाएं बनी रहती थी। डॉक्टर गैलन के अनुसार रोमन शहरों का ग्रामीण क्षेत्रों के साथ बर्ताव, इस पर हम कुछ चर्चा करें। कई प्रांतों में लगातार कई वर्षों से पड़ रहे अकाल ने जनसाधारण से साधारण बुद्धि वाले आदमी को भी यह बता दिया कि लोगों में कुपोषण के कारण बीमारियां हो रही है। शहर में रहने वाले लोगों का फसल कटाई के शीघ्र बाद अगले पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न और अपने भंडारों में रख लेना एक रिवाज था। सारा गेहूं, जौ, सेम तथा मसूर और दालें का काफ़ी बड़ा हिस्सा शहरियों द्वारा ले जाने के बाद भी कई प्रकार की दालें किसानों के लिए बची रही थी। सर्दियों के लिए जो कुछ भी बचा था उसे खा पीकर खत्म कर देने के पश्चात देहाती लोगों को बसंत ऋतु में अस्वास्थ्यकर खाद्यों पर निर्भर रहना पड़ा। उन्होंने पेड़ों की टहनियाँ, छाले, जड़ें, झाड़ियाँ, असाध्य पेड़ पौधे और पत्ते खाकर किसी तरह अपने प्राणों को बचाए रखा। सार्वजनिक स्नानगृह रोम के शहरी जीवन की एक खास विशेषता थी। जब एक ईरानी शासक ने ऐसे स्नानगृहों को ईरान में शुरू करने का प्रयत्न किया तो उसे वहां के पुरोहित वर्ग के क्रोध का सामना करना पड़ा। जल एक पवित्र वस्तु थी और सार्वजनिक स्थान में उन्हें जल का अपवित्रीकरण दिखता था। शहरी लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध यहाँ पर मौजूद थे। उदाहरण के लिए एक कैलेंडर से हमें पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन वहाँ कोई न कोई मनोरंजन का कार्यक्रम अवश्य होता था। तीसरी शताब्दी के संकट की बात करें तो यह पहली और दूसरी शताब्दियाँ कुल मिलाकर शांति, समृद्धि तथा आर्थिक विस्तार के प्रतीक थी। तो तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव के पहले बड़े संकेत लेकर खेमे में आई। 230 के दशक से साम्राज्य ने अपने को कई मोर्चों पर जूझता पाया। ईरान में 225 ईस्वी में अपेक्षाकृत एक अधिक आक्रामक वंश उभर कर सामने आया। इस वंश के लोग स्वयं को ससानी कहते थे और केवल 15 वर्षों के भीतर यह ससानी वंश तेजी से फरात की दिशा में फैल गया। 3 भाषाओं में खुदे एक प्रसिद्ध शिलालेख में ईरान के शापूर प्रथम ने दावा किया था कि उसने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया और रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटियोक पर भी कब्जा कर लिया है। इस बीच कई जर्मन मूल की जनजातियों अथवा राज्य समुदायों, जिनमें से प्रमुख एल्मनाइन, फ्रैंक और गोथ थे, ने राइन तथा डैन्यूब नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और 233 से 280 तक की समूची अवधि में उन प्रांतों की पूरी सीमा पर बार बार आक्रमण हुए जो काला सागर से लेकर आल्प्स और दक्षिण जर्मनी तक फैले हुए थे। रोमवासियों को डैन्यूब से आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि इस काल के सम्राट उन लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध करते रहे जिन्हें रोमवासी विदेशी बर्बर कहा करते थे। तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर से अनेक सम्राट 47 से 25
47 वर्षों में 25 सम्राट सत्ताहीन हुए, जो इस तथ्य का स्पष्ट सूचक है कि इस अवधि में साम्राज्य को बेहद तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ रहा होगा। अब यहाँ पर हम लिंग साक्षरता और संस्कृति की बात करते हैं। रोमन साम्राज्य की अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषताओं में से एक यह थी कि उन दिनों एकल परिवार का व्यापक रूप से चलन था। वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहते थे और वयस्क भाई बहुत कम साझे परिवार में रहते थे। दूसरी ओर दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था, क्योंकि रोमवासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा थी। सामान्यतः गणतंत्र के परवर्ती काल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक विवाह का रूप ऐसा था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था, किंतु महिला अपने पति की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी और अपने पिता की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। यहाँ पर उसके पिता की भी वह उत्तराधिकारी बनी रहती थी। इस प्रकार रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। दूसरे शब्दों में, कानून के अनुसार पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक वित्तीय हस्ती नहीं बल्कि अलग अलग दो वित्तीय हस्तियां माना जाता था और पत्नी को पूर्ण वैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। तलाक देना अपेक्षाकृत आसान था और इसके लिए पति अथवा पत्नी द्वारा केवल विवाह भंग करने के इरादे की सूचना देना ही काफी था। दूसरी ओर पुरुष 28 से 29 और 30 से 32 की आयु में विवाह करते थे, जबकि लड़कियों की शादी 16 से 18 व 22 से 30 साल की आयु में की जाती थी। इसलिए पति और पत्नी के बीच आयु का अंतराल बना रहता था। इसमें असमानता को कुछ बढ़ावा मिला होगा। विवाह आमतौर पर पारिवारिक परिवार द्वारा नियोजित होते थे और इसमें कोई संदेह नहीं कि महिलाओं पर उनके पति अक्सर हावी रहते थे। महान कैथोलिक बिशप ऑगस्टीन, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन उत्तरी अफ्रीका में बिताया, उन्होंने लिखा है कि अपनी माता की उनके पिता द्वारा नियमित रूप से पिटाई की जाती थी और जिस छोटे से नगर में वे बड़े हुए, वहाँ की अधिकतर पत्नियाँ इसी तरह की पिटाई से अपने शरीर पर लगी खरोंच दिखाती रहती थीं। अंततः पिताओं का अपने बच्चों पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण होता था, कभी कभी तो दिल दहलाने वाली सीमा तक। उदाहरण के लिए, आवांशित बच्चों के मामले में उन्हें जिंदा रखने या मार डालने तक के कानूनी अधिकार प्राप्त थे। सेंट ऑगस्टीन 354 से 430 ईस्वी 396 ईस्वी से उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर के बिशप थे। चर्च के बौद्धिक इतिहास में उनका उच्चतम स्थान है। बिशप लोग ईसाई समुदायों में अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं और अक्सर वे बहुत शक्तिशाली होते हैं। यहाँ पर ऐसी जानकारी मिलती है कि कभी कभी पिता शिशुओं को मारने के लिए उन्हें ठंड में छोड़ देते थे। साक्षरता की स्थिति क्या थी? यह निश्चित है कि कामचलाऊ साक्षरता मतलब कि पढ़ने लिखने का दैनिक प्रयोग प्रायः छोटे मोटे संदर्भों में की तरह साम्राज्य के विभिन्न भागों में काफ़ी अलग अलग थी। उदाहरणार्थ, पोम्पेई नगर में जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था, इस बात का ठोस प्रमाण मिलता है कि वह कामचलाऊ साक्षरता व्यापक रूप से विद्यमान थी। पोम्पेई की मुख्य गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन पूरे समूचे शहर में अभिलेखन पाए गए हैं। इसके विपरीत मिस्र में आज भी सैकड़ों पेपाइस बचे हुए हैं, जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेजों जैसे कि संविदा पत्र आदि लिखे हुए हैं। ये दस्तावेज आमतौर पर व्यावसायिक लिपिकों द्वारा लिखे जाते थे। ये दस्तावेज अक्सर हमें यह बताते हैं कि अमुक व्यक्ति का अथवा खा पढ़ या लिख नहीं सकता, किंतु यह भी साक्षरता निश्चित रूप से कुछ वर्गों के लोगों में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक थी,
जैसे कि सैनिक, फौजी अफसरों और संपदा प्रबंधकों में। दोस्तों, इनमें से एक सर्वाधिक मजाकिया विज्ञापन पैमई की दीवार पर जो लगा था, उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था, दीवार तुम धन्य हो, अपने ऊपर इतनी उबाऊ लिखावट का बोझ ढोते हुए भी तुम बरकरार खड़ी हो, भरभरा कर गिरी नहीं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई थी भाई साहब। रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों एवं स्तरों पर दिखाई देती है, जैसे धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता, बोलचाल की अनेक भाषाएं, वेशभूषा की विविध शैलियाँ, तरह तरह के भोजन और सामाजिक संगठनों के रूप, जनजातीय और अन्य, यहाँ तक कि उनकी बस्तियों के अनेक रूप, अरामाइक निकटवर्ती पूर्व, कम से कम फरात के पश्चिम में का प्रमुख भाग समूह था। मिस्र में कॉपिट, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक तथा बर्बर और स्पेन तथा उत्तर पश्चिम में केल्टिक भाषा बोली जाती थी, परंतु इनमें बहुत सी भाषाई संस्कृतियाँ पूर्णतः मौखिक थी और वे कम से कम तक मौखिक रही जब तक उनके लिए एक लिपि का आविष्कार नहीं किया गया। उदाहरणार्थ, अर्मीनियाई भाषा का लिखना भी बहुत देर बाद 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ। हालांकि 3री शताब्दी के मध्य तक बाइबल का कॉपिट भाषा में अनुवाद हो चुका था और कई स्थानों पर लातिन भाषा के प्रसार ने उन भाषाओं के लिखित रूप का स्थान ग्रहण कर लिया, जिनका पहले से ही व्यापक प्रसार था। ऐसा विशेष रूप से केल्टिक भाषा के साथ हुआ, जिसका लिखा जाना प्रथम शताब्दी के पश्चात बंद हो गया। आर्थिक विस्तार की बात करें तो साम्राज्य बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियों आदि की संख्या काफ़ी अधिक थी, जिनसे उनका आधारभूत ढांचा काफ़ी मजबूत था। गेहूँ, अंगूरी शराब अथवा जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मदें थी, जिनका अधिक मात्रा में उपयोग होता था और ये मुख्यतः स्पेन, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से आती थी, जहाँ इन फसलों के लिए सर्वोत्तम स्थितियाँ उपलब्ध थी। शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई ऐसे मटकों या कंटेनरों में होती थी, जिन्हें एम्फोरा कहते थे। इन मटकों के टूटे हुए टुकड़ों बहुत बड़ी संख्या में अभी भी मौजूद है। उल्लेखनीय है कि रोम में मोंटी टेस्केकियो, या आप उन मटकों के टुकड़ों को देख सकते हैं, इनमें भरकर लाया जाता था। मोंटी टेस्केकियो स्थल पर ऐसे 5 करोड़ से अधिक मटके के अवशेष पाए गए हैं। पुरातत्वविद इन टुकड़ों को ठीक से जोड़कर इन कंटेनरों को फिर से सही रूप देने और यह पता लगाने में सफल हुए हैं कि उसमें क्या क्या ले जाया जाता था। इसके अलावा प्राप्त वस्तुओं की मिट्टी का भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उपलब्ध चिकनी मिट्टी के नमूने के साथ मिलान करके पुरातत्व विज्ञानी हमें उनके निर्माण स्थल के बारे में जानकारी देने में सफल हुए हैं। इस प्रकार हम अब कुछ विश्वास के साथ एक उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम 140 से 160 ईस्वी के वर्षों में अपने चरमोत्कर्ष पर था। उन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था जिन्हें रेसल 20 कहते थे। इसका यह नाम हेनरिक ड्रेसल नाम के एक पुरातत्वविद के नाम पर आधारित है, जिसने इन किस्म के कंटेनरों का रूप सुनिश्चित किया था। ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों के अवशेष
भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अनेक उत्खनन स्थलों पर पाए गए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेन के जैतून के तेल का व्यापक प्रसार था। ऐसे साक्ष्य भिन्न भिन्न प्रकार के एम्फोरा पात्रों के अवशेष और उनके मिलने के स्थानों से पता लगता है। इनके बल पर पुरातात्विक यह बता सकते हैं कि स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादक अपने इतालवी प्रतिद्वंदियों से तेल का बाजार छीनने में सफल हुए। ऐसा तभी संभव हुआ जब स्पेन के उत्पादकों ने अपेक्षाकृत कम कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता वाला तेल बेचा होगा। दूसरे शब्दों में, भिन्न भिन्न प्रदेशों के जमींदार एवं उत्पादक अलग अलग वस्तुओं का बाजार हथियाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहते थे। बाद में उत्तरी अफ्रीका के उत्पादकों ने स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादकों जैसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया और तीसरी तथा चौथी शताब्दियों के अधिकांश भाग में इनका उस क्षेत्र में बोलबाला रहा। फिर 425 ईस्वी के बाद पूर्व ने उत्तरी अफ्रीका के प्रभुत्व को तोड़ दिया। परवर्ती 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में एगियन, दक्षिण एशिया माइनर, तुर्की, सीरिया और फिलिस्तीन व्यापारी अंगूरी शराब तथा जैतून के तेल के प्रमुख निर्यातक बन गए, जबकि भूमध्य सागर के बाजारों में अफ्रीका से आने वाले कंटेनरों में अचानक कमी हो गई। इन प्रमुख गतिविधियों के साथ साथ अलग अलग प्रदेश की समृद्धि, उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता और उनके उत्पादन तथा परिवहन की क्षमता के अनुसार अधिक या कम होती गई। साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरकता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे, जैसे इटली में कैम्पनिया, सिसिली, मिस्र में फ़ायूम, गैलिली, बाइजेयम और ट्यूनिसिया, दक्षिणी गॉल यानी कि जिसे गैलिया नार्बोसिस कहते थे, तथा बाइटिका दक्षिणी स्पेन। स्ट्रैबो तथा प्लिनी जैसे लेखकों के अनुसार ये सभी प्रदेश साम्राज्य के घनी आबादी वाले और सबसे धनी भागों में से कुछ थे। सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब कैम्पेनिया से आती थी। सिसिली और बाइजेकियम रोम को भारी मात्रा में गेहूं निर्यात करते थे। गैलिली में गहन खेती की जाती थी। इतिहासकार जोसेफस लिखता है कि प्रदेशवासियों ने जमीन के एक एक इंच टुकड़े पर खेती कर रखी है। और स्पेन का जैतून का तेल स्पेन के दक्षिण में ग्वाडलक्विर नदी के किनारे के साथ साथ बसी अनेक जमींदारियों फंडी से आता था। दूसरी ओर रोम क्षेत्र के अनेक बड़े बड़े हिस्से बहुत कम उन्नत अवस्था में थे। उदाहरणार्थ नुमिडिया, आधुनिक अल्जीरिया के देहाती क्षेत्रों में ऋतु प्रवास व्यापक पैमाने पर होता था। ऋतु प्रवास से तात्पर्य है ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों और नीचे के मैदानी इलाकों में भेड़, बकरियों तथा अन्य जानवरों को चराने के लिए चारागाहों की खोज में गालों तथा चरवाहों का मौसम के अनुसार वार्षिक आवागमन ऋतु प्रवास कहलाता है। चरवाहे तथा अर्धयायावर अपने साथ के अवन आकार की झोपड़ियों, जिन्हें मेपोलिया कहते थे, इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। लेकिन जब उत्तरी अफ्रीका में रोमन जागीरों का विस्तार हुआ तो वहाँ चारागाहों की संख्या में भारी कमी आई और खानाबदोश चरवाहों की आवाजाही पहले से अधिक नियंत्रित हो गई। स्पेन में भी उत्तरी क्षेत्र बहुत कम विकसित था। इसमें अधिकतर केल्टिक भाषी किसानों की आबादी थी जो पहाड़ियों की चोटिल पर बसे गांवों में रहते थे। इन गांवों को कैस्टेला कहा जाता था,
जब हम रोम साम्राज्य के बारे में सोचने और समझने का प्रयास करें तो हमें इन असमानताओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम यह ना मान बैठें कि यह एक प्राचीन दुनिया थी, इसलिए उस समय के लोगों का सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवन आदिम या पिछड़ा हुआ था। लेकिन स्थिति इसके कुछ विपरीत थी। भूमध्य सागर के आसपास पानी की शक्ति का यह तरह तरह से इस्तेमाल किया जाता था। इस काल में जल शक्ति से मीले चलाने की प्रौद्योगिकी में खासी प्रगति हुई। स्पेन की सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी और पहली तथा दूसरी शताब्दियों में बड़ी भारी औद्योगिक पैमाने पर इन खानों में खनिज निकाले जाते थे। उस समय उत्पादकता का स्तर इतना ऊंचा था कि 19वीं शताब्दी यानी कि लगभग 1700 वर्ष बाद भी ऐसे उत्पादन के स्तर देखने को नहीं मिलते। उस समय सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था थी और धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। इन सभी बातों से यह संकेत मिलते हैं कि हमें रोम की समुन्नत अर्थव्यवस्था को कम आंकने की प्रवृत्ति कितनी अधिक है। अब दास प्रथा और श्रम संबंधी मुद्दों पर भी विचार कर लेते हैं। श्रमिकों पर नियंत्रण की बात करें तो भूमध्य सागर के निकटवर्ती पूर्वी पश्चिमी एशिया दोनों ही क्षेत्रों में दासता की जड़ें बहुत गहरी थी और 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म ने राज्य धर्म बनने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी। इसका अर्थ यह था कि रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था। तथापि यह बात गणतंत्रीय काल में इटली के मामले में सही हो सकती है, जहां ऑगस्टस के शासनकाल में इटली की कुल 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे, किंतु समग्र साम्राज्य में ऐसी स्थिति नहीं थी। उन दिनों दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था। कम से कम रोम के एक लेखक ने तो जमींदारों को ऐसे संदर्भों में उन गुलामों को इस्तेमाल न करने की सलाह दी जहां फसल की कटाई के लिए उनकी बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता हो, जहां स्वास्थ्य हो, मलेरिया जैसी बीमारियों से नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे विचार दासों के प्रति सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पर आधारित थे। एक और जहां उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति प्रायःकूटपूर्ण व्यवहार करते थे, वहीं दूसरी ओर साधारण लोग उनके प्रति कहीं अधिक सहानुभूति रख सकते थे। नीरो के शासनकाल में घटी एक प्रसिद्ध घटना के बारे में देखिए एक इतिहासकार क्या कहता है। इतिहासकार कहता है, कुछ ही समय बाद शहर के शासक ल्यूसियस पेडेनियस सेकंड का उसके एक दास ने कत्ल कर दिया। कत्ल के पश्चात पुराने रिवाज के अनुसार यह आवश्यक था कि एक ही छत के नीचे रहने वाले प्रत्येक दास को फांसी दे दी जाए, परंतु बहुत से निर्दोष लोगों को बचाने के लिए भीड़ एकत्र हो गई और दंगे शुरू हो गए। सेनेट भवन को घेर लिया गया। हालांकि सेनेट भवन में अत्यधिक कठोरता का विरोध किया जा रहा था, परंतु अधिकांश सदस्यों ने परिवर्तन किए जाने का विरोध किया। जो सेनेटर फांसी देने के पक्ष में थे उनकी बात मानी गई, परंतु पत्थर और जलती हुई मशालें लिए भारी भीड़ ने इस आदेश को कार्यान्वित किए जाने से रोका। नीरो ने अभिलेख द्वारा इन लोगों को फटकार लगाई। उन सारे मार्गों पर सेना लगा दी गई जहां सैनिकों के साथ दोषियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था। जब पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने के साथ लड़ाई झगड़े कम हो गए तो दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी और दास श्रम का प्रयोग करने वाले दास प्रजनन अथवा वेतनभोजी प्रजनन का मतलब क्या है? दास प्रजनन गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा जिसके अंतर्गत दासियों को उनके साथ मर्दों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। उनके बच्चे भी आगे चलकर दास बनते थे।
अथवा वेतनभोगी मजदूरों जैसे विकल्पों का सहारा लेना पड़ता था। वेतनभोगी मजदूर सस्ते तो पड़ते ही थे, उन्हें आसानी से छोड़ा और रखा जा सकता था। वेतनभोगी मजदूर सस्ते तो पड़ते ही थे, ये हम पढ़ चुके हैं। वास्तव में रोम में सरकारी निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि दास श्रम का बहुतायत प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था। भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था और उनके अन्य खर्चे भी उठाने पड़ते थे, जिससे इन गुलाम श्रमिकों को रखने की लागत बढ़ जाती थी। इसलिए संभवतः बाद की अवधि में कृषि क्षेत्र में अधिक संख्या में गुलाम मजदूर नहीं रहे। कम से कम पूर्वी प्रदेशों में तो ऐसा ही हुआ। दूसरी ओर इन दासों और मुक्त व्यक्तियों अर्थात ऐसे दास जिन्हें उनके मालिक ने मुक्त कर दिया था, इन्हें व्यापार प्रबंधकों के रूप में व्यापक रूप से नियुक्त किया जाने लगा। यहाँ स्पष्टतः उनकी अधिक संख्या में आवश्यकता नहीं थी। मालिक अक्सर अपने गुलामों अथवा मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर से व्यापार चलाने के लिए पूंजी, यहाँ तक कि पूरा का पूरा कारोबार सौंप देते थे। रोमन कृषि विषयक लेखकों ने श्रम प्रबंधन की ओर बहुत ध्यान दिया। दक्षिणी स्पेन से आए पहली शताब्दी के लेखक कोलुमेला ने सिफारिश की थी कि जमींदारों को अपनी ज़रूरत से दुगनी संख्या में उपकरणों तथा औजारों को सुरक्षित भंडार रखना चाहिए, ताकि उत्पादन लगातार होता रहे, क्योंकि दास संबंधी श्रम समय की हानि ऐसी मदों की लागत से अधिक बैठती है। नियोक्ताओं की यह आम धारणा थी कि निरीक्षण यानी देखभाल के बिना कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करवाया जा सकता। इसलिए मुक्त तथा दास दोनों ही प्रकार के श्रमिकों के लिए निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे छोटे दलों में विभाजित किया जाता था। कोलुमेला ने 10-10 श्रमिकों के समूह बनाने की सिफारिश की थी और यह दावा किया था कि इन छोटे समूहों में यह बताना अपेक्षाकृत आसान होता है कि उनमें से कौन काम कर रहा है और कौन काम चोरी। यहाँ एक चित्र देख सकते हैं, नीचे भाई लोग काम कर रहे हैं और ऊपर जो है इनके प्रेक्षक ऊपर से देख रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अब हम इसके बाद सीधे आगे जाएंगे, है ना। हम इनकी सामाजिक श्रेणियों पर बात करते हैं। ठीक है, सामाजिक श्रेणियों पर बात करते हैं। इतिहासकार टैसीटस ने प्रारंभिक समाज के प्रमुख सामाजिक समूहों का एक वर्णन इस प्रकार किया है कि सेनेटर पैट्रिस, शाब्दिक अर्थ पिता, अश्वरोही वर्ग के प्रमुख सदस्य। अश्वरोही मतलब कि इक्वाटस या नाइट वर्ग परंपरागत रूप से दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली और धनवान समूह था। मूल रूप से वे ऐसे परिवार से थे जिनकी संपत्ति उन्हें घुड़सैना में भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी, इसलिए इन्हें इक्वाइट्स कहा जाता था। सेनेटरों की तरह अधिकतर नाइट जमींदारों के होते थे, लेकिन सेनेटरों के विपरीत उनमें से कई लोग जहाज़ों के मालिक, व्यापारी और साहूकार बैंकर भी होते थे, यानी वे व्यापारिक क्रियाकलापों में संलग्न रहते थे। चौथी शताब्दी के प्रारंभिक भाग में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम शासनकाल के काल से आरंभ हुआ। टैसीटस द्वारा उल्लिखित दो समूह सेनेटर और नाइट या अश्वरोही एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग बन चुके थे और इनके कुल परिवारों में से कम आधे परिवार अफ्रीकी अथवा
पूर्वी मूल के थे। यह पूर्ववर्ती रोमन अभिजात वर्ग अत्यधिक धनवान था, किंतु कई तरीकों से यह विशुद्ध सैनिक सम्भ्रांत से कम शक्तिशाली था, जिनकी पृष्ठभूमि अधिकतर अभिजात वर्गीय नहीं थी। मध्यम वर्गों में अब नौकरशाही और सेना की सेवा से जुड़े आम लोग शामिल थे, किंतु इसमें अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर और किसान भी शामिल थे, जिनमें बहुत से लोग पूर्वी प्रांतों के निवासी थे। टैसीटस ने इन सम्मानीय मध्यम वर्ग का महान सीनेट ग्राह के आश्रितों के रूप में वर्णन किया है। मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य पर निर्भरता ही इन मध्यम वर्गीय परिवारों का भरण पोषण करती थी। उनसे नीचे भारी संख्या में निम्नतर वर्गों का एक विशाल समूह था, जिन्हें सामूहिक रूप से ह्यूमुलो ऑरिस यानी निम्नतर वर्ग कहा जाता था। इनमें ग्रामीण श्रमिक शामिल थे, जिनमें बहुत लोग स्थायी रूप से बड़ी जागीरों में नियोजित थे। औद्योगिक और खनन प्रतिष्ठानों में कामगार प्रवासी कामगार जो अनाज तथा जैतून की फसल कटाई और निर्माण उद्योग के लिए अधिकांश श्रम पूर्ति करते थे। स्वनियोजित शिल्पकार थे, जो ऐसा बताया जाता है कि मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की तुलना में बेहतर खाते पीते थे। बहुत बड़ी संख्या में कभी-कभी काम करने वाले श्रमिक, विशेषकर बड़े शहरों में, और वस्तुतः हजारों गुलामों जो विशेष रूप से पूरे पश्चिम साम्राज्य में पाए जाते थे। 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल के एक इतिहासकार ओलिम्पियोडोरस ने, जो एक राजदूत भी था, लिखा कि रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों को उनकी संपदाओं से वार्षिक आय 4000 पाउंड सोने के बराबर होती थी, और इसमें वह उपज शामिल नहीं थी जिसका उपभोग वे सीधे कर लेते थे। परवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दियों से जो प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई थी, क्योंकि स्पेन के खानों से चांदी मिलनी बंद हो गई थी और सरकार के पास चांदी की मुद्रा के प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रह गई थी। कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मुद्रा प्रणाली यहाँ पर उन्होंने स्थापित करने का काम किया। साथ ही यह देखने का प्रयास भी किया कि पूरे इन समूचे पुराकाल में मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन रहा। रोम साम्राज्य के परवर्ती काल में वहाँ की नौकरशाही के उच्च तथा मध्य वर्ग अपेक्षाकृत बहुत धनी थे, क्योंकि उन्हें अपना वेतन सोने के रूप में मिलता था और वे अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जमीन जैसी परिसंपत्तियां खरीदने में लगाते थे। इसके अतिरिक्त साम्राज्य में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ था, विशेष रूप से न्याय प्रणाली और सैन्य आपूर्तियों के प्रशासन में। उच्च अधिकारी और गवर्नर लूस खसोट और लालच के लिए कुख्यात हो गए थे, लेकिन सरकार ने इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बारंबार हस्तक्षेप किया। इस संबंध में हमें पता इसलिए चलता है कि सरकार द्वारा ऐसे अनेक कानून बनाए गए। साथ ही साथ इतिहासविदों तथा अन्य बुद्धिजीवियों ने ऐसे भ्रष्ट कारनामों की खुलकर निंदा की। आलोचना का यह तत्व अभिजात्य एवं श्रेष्ठ जगत की एक उल्लेखनीय विशेषता है। रोमन राज्य तानाशाही पर आधारित था। वह असहमति या आलोचना को कभी कभार ही बर्दाश्त किया जाता था। आमतौर पर जो सरकार विरोध का उत्तर हिंसात्मक कार्यवाहियों से देती थी, विशेष रूप से पूर्वी भाग के शहरों में, जहां लोग अक्सर निडर होकर सम्राटों का मजाक उड़ाया करते थे। तथापि 4वीं शताब्दी तक आते आते रोमन कानून की एक प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था और उसने सर्वाधिक भयंकर सम्राटों पर भी अंकुश लगाने का काम किया था।
सम्राट लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का सक्रिय रूप से प्रयोग किया जाता था। इसलिए चौथी शताब्दी के अंतिम दशकों में एवरोस जैसे शक्तिशाली विश्वों के लिए यह संभव हो पाया कि यदि सम्राट आम जनता के प्रति अत्यधिक कठोर या दमनकारी हो जाए तो ये विश्व उतनी ही अधिक सख्ती से उनका मुकाबला कर सके। परवर्ती पुराकाल की हम बात करें दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बोर ये वीडियो होता होगा आपके लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पूरा चैप्टर पढ़कर समझने का प्रयास करें। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स आपके लिए ला देता तो फिर उनमें और फिर किसी जीके की बुक में क्या अंतर हो जाता। इसलिए ज़रूरी है कि अगर बेस क्लियर करना है तो थोड़ा सा सब्र के साथ हम पूरा अच्छे से पढ़ें। परवर्ती पुराकाल की बात करते हैं। इस अध्याय के अंत में हम रोमन साम्राज्य की अंतिम शताब्दियों में उसके सांस्कृतिक परिवर्तनों पर दृष्टिपात करेंगे। परवर्ती पुराकाल शब्द का प्रयोग रोम साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के इतिहास की उस अंतिम दिलचस्प अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मोटे तौर पर चौथी से सातवीं शताब्दी तक फैली हुई थी। यहाँ तक कि चौथी शताब्दी स्वयं भी अनेक सांस्कृतिक और आर्थिक हलचलों से परिपूर्ण थी। सांस्कृतिक स्तर पर इस अवधि में लोगों के धार्मिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनमें से एक था सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म बना लेने का निर्णय और दूसरा था सातवीं शताब्दी में इस्लाम का उदय। लेकिन राज्य के ढांचे में भी उतने ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन सम्राट डायोक्लिशियन 284 से 305 के समय प्रारंभ हुए थे। सम्राट डायोक्लिशियन ने ये देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है और उसके अनेक प्रदेशों का सामरिक या आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। इसलिए उसने उन हिस्सों का पुनर्गठन किया और असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिया। साथ ही उसने सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान कर दी, जिससे ये सैन्य अधिकारी अधिक शक्तिशाली समूह के रूप में उभर आए। कॉन्स्टेंटाइन ने इनमें ये तो कॉन्स्टेंटाइन की शक्ल देखते जाओ जब तक मैं पढ़ रहा हूँ, ये साइड में बना चित्र इसका। कॉन्स्टेंटाइन ने इनमें से कुछ परिवर्तनों को पुख्ता बनाया और अपनी ओर से कुछ भी परिवर्तन किए। दोस्तों, अगर इसका नाम रामू, कलुआ, छोकरा कुछ भी होता है जो अपने इधर के नाम है तो शायद अच्छा लगता है। इनके नाम ही इतने भयंकर होते हैं यार कि नाम ही याद करने में दादी मम्मा याद आ जाती है। उसके द्वारा मुख्य रूप से मौद्रिक क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन किए गए। उसने सॉलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। यह सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता रहा। यह सॉलिडस सिक्के बहुत बड़े पैमाने पर ढाले जाते थे और लाखों करोड़ों की संख्या में चलन में थे। कॉन्स्टेंटाइन का एक अन्य नवाचार था एक दूसरी राजधानी कुस्तुनतुनिया का निर्माण, जहां तुर्की में आजकल इस्तांबुल नगर बसा हुआ है और पहले इसे बाइजेंटाइन कहा जाता था। यह नई राजधानी 3 ओर से समुद्र से घिरी हुई थी और चूंकि नई राजधानी के लिए नई सेनेट की ज़रूरत थी, इसलिए चौथी शताब्दी में शासक वर्गों का बड़ी तेज़ी से विस्तार हुआ। मौद्रिक स्थायित्व और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में तेज़ी आई। पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित ग्रामीण उद्योग धंधों में व्यापार के विकास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई। इनमें तेल की मिलें और शीशे के कारखाने, पेंच की प्रेसें तथा तरह तरह की पानी की मिलें जैसी नई प्रौद्योगिकियां महत्वपूर्ण हैं। धन का अच्छा खासा निवेश पूर्व के देशों के साथ लंबी दूरी के व्यापार में किया गया, जिससे ऐसे व्यापार का पुनरुत्थान हुआ। इन सभी के फलस्वरूप शहरी संपदा एवं समृद्धि में
अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे स्थापत्य कला के नए नए रूप विकसित हुए और भोग विलास के साधनों में भरपूर तेजी आई। शासन करने वाले कुलीन पहले से कहीं अधिक धनसंपन्न और शक्तिशाली हो गए। मिस्र में परवर्ती शताब्दियों में पैपायरस के पौधों के पत्ते पर लिखे हुए सैकड़ों दस्तावेज मिले हैं, जिनसे यह पता चलता है कि तत्कालीन समाज अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल था, जहाँ मुद्रा का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता था और ग्रामीण संप्रदाय भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाती थी। उदाहरण के लिए 6ठी शताब्दी के दौरान जस्टियन के शासनकाल में अकेला मिस्र प्रतिवर्ष 25 लाख सोलिडस यानी कि लगभग 35,000 पाउंड सोना से अधिक धनराशि करों के रूप में देता था। एकास्म का मतलब होता है कि एक ही पत्थर की चट्टान पर कुछ भी कलाकृतियाँ देखते हुए बनाए जाते हैं। यूनान और रोम वासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी। ये लोग अनेक पंथों एवं उपासना पद्धतियों में विश्वास रखते थे और जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मॉस जैसे अनेक रोमन इतालवी देवों और यूनानी तथा पूर्वी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, जिनके लिए उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ और देवालय बना रखे थे। ये बहुदेववादी स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे। रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म यहूदी धर्म था, लेकिन यहूदी धर्म भी एकात्मक यानी कि विविधताहीन नहीं था। यहाँ पर एकात्मक का अर्थ एक बार और देख लेते हैं। इसका तात्पर्य एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा होता है, परंतु इसका प्रयोग यहाँ मानव इकाइयों के लिए किया गया है। जब हम कहते हैं कि समाज अथवा संस्कृति एकात्मक है, तो उसका अर्थ होता है कि उसमें विविधता की कमी है और उनमें आंतरिक एकरूपता है। अर्थात परवर्ती पुराकाल के यहूदी धर्म में अनेक विविधताएं मौजूद थी। अतः 4ठी या 5वीं शताब्दियों में साम्राज्य का ईसाईकरण एक क्रमिक एवं जटिल प्रक्रिया के रूप में हुआ। ईसाईकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा ईसाई धर्म भिन्न भिन्न जनसमूहों के बीच फैलाया जाता है और वहाँ का प्रमुख धर्म बना दिया जाता है। बहुदेववाद विशेष रूप से पश्चिमी प्रांतों में आसानी से तुरंत गायब नहीं हुआ। हालांकि ईसाई धर्म प्रचारक वहां प्रचलित बहुदेववाद मतांतरों तथा धार्मिक रीति रिवाजों का लगातार विरोध करते रहे और ईसाई जनसाधारण की तुलना में बहुदेववाद की निंदा करते रहे। 4ठी शताब्दी में भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों के बीच की सीमाएं इतनी कठोर एवं गहरी नहीं थी जितनी कि आगे चलकर हो गई। ऐसा शक्तिशाली बिशपों की कोशिशों के कारण हुआ, जिन्होंने अपने अनुयायियों को कड़ाई से धार्मिक विश्वासों तथा रीति रिवाजों का पालन करने का पाठ पढ़ाया। जनता में आम खुशहाली खासतौर पर भूरी भागों में अधिक फैली, जहां आबादी 6ठी सदी के मुख्य भाग तक बढ़ती रही थी। हालांकि वहां प्लेग की महामारी का प्रकोप हो चुका था, जिसके कारण 510 के दशक में लगभग संपूर्ण भूमध्य सागरीय प्रदेश प्रभावित हो गया था। इसके विपरीत पश्चिमी साम्राज्य में राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया था, क्योंकि उत्तर से आने वाले जर्मन मूल के समूहों गोथ, वेंडल, लोम्बार्ड आदि ने सभी बड़े प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया था और अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे, जिन्हें रोमोत्तर राज्य कहा जाता था। और इनमें से महत्वपूर्ण राज्य थे स्पेन का विसिगोथों का राज्य, जिसे अरबों ने 711 से 720 के बीच नष्ट कर दिया। गॉल में फ्रैंको का राज्य 511 से 687 और इटली में लोम्बार्डो का राज्य 568 से 774। ये राज्य एक भिन्न किस्म की दुनिया की शुरुआत के पूर्व संकेत थे, जिस दुनिया को आमतौर पर मध्यकालीन कहा जाता है। पूर्वी भाग
में जहाँ साम्राज्य संयुक्त बना रहा, जस्टियन का शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर का घोतक था। जस्टियन ने 533 ईस्वी में अफ्रीका को वैंडलों के कब्जे से छुड़ा लिया और इटली को ऑस्ट्रोगोथों से लेकर वापस उस पर अधिकार कर लिया। इससे देश इससे देश तहस नहस हो गया और लोम्बार्ड के आक्रमण के लिए रास्ता तैयार हो गया। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक आते आते रोम और ईरान के बीच लड़ाई फिर छिड़ गई। ससानी शासक जो 3री शताब्दी से ईरान पर शासन कर रहे थे, उन्होंने मिस्र सहित सभी विशाल पूर्वी, ये जो आपको दिख रहा है ये चित्र, ये है 79 ईस्वी में बना कोलोसियम, जहाँ तलवार चलाने में निपुण योद्धा जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे। यहाँ एक साथ 60,000 दर्शक बैठ सकते थे और ये इनके मनोरंजन का प्रतीक था। जो ससनी साम्राज्य था, उसने पूर्वी के जो यूरोप के क्षेत्र थे उन पर आक्रमण कर दिया। बाइजेंटियम, अब रोम साम्राज्य को ज़्यादातर इसी नाम से जाना जाता था, ने 620 के दशक में इन प्रांतों पर फिर से अपना कब्जा कर लिया था, और लेकिन उसके कुछ ही वर्ष बाद उसे दक्षिण पूर्व की ओर से एक बहुत जोरदार अंतिम धक्का लगा, जिसे वह सहन नहीं कर सका। अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। 642 तक, जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु को मुश्किल से 10 साल हुए थे, पूर्वी रोम और ससानी दोनों राज्यों के बड़े बड़े भाग भीषण युद्ध के बाद अरबों के कब्जे में आ गए। किंतु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उभरते हुए इस्लामी राज्य की जीतें, जो एक शताब्दी बाद अंततः स्पेन, सिंध और मध्य एशिया तक फैल गई, अरब जनजातियों को ही पराजित करने से हुई थी। अरब से शुरू होकर ये जीतें सीरियाई रेगिस्तान तथा इराक की सरहदों तक जा पहुंची, जिसके पश्चात मुस्लिम सेनाएं और दूर दूर तक गई। जैसा कि हम अगले विषय 4 में देखेंगे, मतलब कि अगले अध्याय में देखेंगे, अरब प्रायद्वीप और वहाँ रहने वाली अनेक जनजातियों के एकीकरण के कारण ही इस्लाम धर्म का क्षेत्रीय विस्तार हुआ। अब आप यहाँ पर पश्चिमी एशिया का मानचित्र देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम शासक और उनके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं को देखते हैं। 27 ईसा पूर्व से 14 ईसा पूर्व तक ऑगस्टस प्रथम रोम सम्राट बने। 27 ईसा पूर्व में ऑटोवियन द्वारा स्थापित प्रिंसिपेट वहाँ अब अपने आप को ऑगस्टस कहने लगा था। लगभग 24 से 79 ईस्वी वरिष्ठ प्लिनी का जीवन विसुवियस नामक ज्वालामुखी के फटने से उसकी मृत्यु हो गई। विसुवियन ने रोमन नगर पोम्पेई को भी अपने लाबे में दफन कर लिया था। 14 से 37 ईस्वी टिबेरियस का शासनकाल रहा और 66 से 70 ईस्वी विशाल यहूदी विद्रोह और रोमन सेनाओं का जेरूसलम पर कब्जा। 98 से 117 भी इसका समयकाल रहा। लगभग अब जो ट्राजान का समयकाल है वो 117 से 38 ईस्वी है, ठीक है। अब ये टिबिसियस का समयकाल यहाँ पर बता रहा है 98 से 117। लगभग 115 ट्राजान की पूर्व में विजय के बाद रोमन साम्राज्य का अधिकतर विस्तार। अब 212 ईस्वी साम्राज्य के सभी मुक्त निवासियों को रोमन नागरिकों का दर्जा दे दिया गया और 117 से 38 ये हैड्रियन का समयकाल बता रहा है। काफ़ी उटपटांग तरीके से लिख दिए कि भैया। 224 में ईरान में नया वंश स्थापित, जिसे उनके पूर्वज ससान के नाम से ससानी कहा गया। 250 का दशक फारसवासियों ने फरात के पश्चिम में स्थित रोमन प्रदेशों पर आक्रमण किया।
193 से 211 सेप्टिमियस सेवेरियस, 258 में कार्थेज के साइप्रस वासी बिशप को मृत्युदंड, 260 का दशक गैलिनस ने फिर से सेना संगठित की, 241 से 272 ईरान में शापूर प्रथम का शासन रहा, 273 में पामयरा का कारवा नगर रोमवासियों द्वारा नष्ट किया गया, 297 ईस्वी में डायोक्लेशियन ने 100 प्रांतों में साम्राज्य का पुनर्गठन किया, लगभग 310 में कॉन्स्टेंटाइन ने सोने का नया सिक्का सॉलिडस चलाया। अब इनका समय काल देखते हैं। जो अब यहाँ आप मैच करते जाना, जैसे 253 से 268 के दौरान जो घटनाएं घटित हुई होंगी उस समय राजा कौन था? गैलिनस। 284 से 305 के दौरान टेट्राकी जो कि चतुर्स्तंभ डायोक्लेशियन का मुख्य शासक था। 312 से 337 कॉन्स्टेंटाइन का शासन रहा और इसी के समय यहाँ पर हमने देखा कि सिक्के चलाए इसने, और 310 में इसने सिक्के चलाए और 312 में इसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। 324 में कॉन्स्टेंटाइन अब साम्राज्य का एकमात्र शासक बन गया, उसने कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना की। अब यहाँ आगे हम समयकाल देखते तो 309 से 379 379 ईरान में शापूर द्वितीय का शासन शुरू हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 354 से 430 के दौरान हिप्पो के बिशप ऑगस्टीन का जीवन काल होता है और 378 में गोथ लोगों ने एड्रियानोपोल में रोमन सेनाओं को करारी मात दी। 391 में सिकंदरिया में सेरपियम यानी कि सेरापीस के मंदिर नष्ट किए गए। 410 में विसिगोथों ने रोम का विध्वंस कर दिया। 428 में वेंडल लोगों ने अफ्रीका के प्रदेश पर कब्जा कर लिया। 434 से 53 में अटीला नामक हुड़ का साम्राज्य खड़ा होता है। 493 में ऑस्ट्रोगोथों ने इटली में राज्य स्थापित किया। 533 से 550 के दौरान 533 से 550 के दौरान जस्टियन द्वारा अफ्रीका और इटली को मुक्त करा देना। और यहाँ पर 408 से 50 के दौरान थियोडोर द्वितीय जो प्रसिद्ध थियोडोर कोड का संकलन करता है वह गद्दी पर बैठता है। उसके बाद 490 से 510 तक अर्नेस्टियस बैठता है। फिर 527 से 65 तक जस्टियन और 531 से 79 तक ईरान में खुसरो प्रथम का शासन रहता है और 610 से 41 तक हेरक्लियस का शासन रहता है। 568 में लॉम्बार्ड ने इटली पर आक्रमण किया। लगभग 570 में मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म होता है और 614 से 19 के दौरान फारस के शासक खुसरो द्वितीय ने पूर्वी रोम प्रदेश पर आक्रमण करके उन पर कब्जा कर लिया। 622 में पैगंबर मोहम्मद उनके साथी मक्का छोड़कर मदीना चले जाते हैं। 633 से 642 के दौरान अरब विजयों का पहला और महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है। मुस्लिम सेनाओं ने सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र, इराक और ईरान के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। 661 से 750 के दौरान सीरिया में उमैया वंश का शासन होता है और 698 अरबों ने कार्थेज को जीत लिया। 711 में स्पेन पर आक्रमण 711 में स्पेन पर अरबों का आक्रमण होता है। अब यहाँ पर आप रेमोना की पच्चीकारी देख सकते हैं। इसमें सम्राट जस्टियन है, उन्हें दिखाया गया है। सम्राट जस्टियन यहाँ पर बीचों बीच आपको दिख रहे होंगे। इस तरह की उस समय पर वेशभूषा पहनावा रहा करता था। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये समझने का प्रयास किया। तो आप देख सकते हैं कि हमने यूनान के सम्राट जो अलग अलग सम्राट हुए, जो रोम की सभ्यता, संस्कृति और उसका साम्राज्य हुआ, उसे समझने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। हालांकि बोरिंग बहुत लगा होगा, लेकिन अगर यहाँ तक आप देख पाए हैं तो आप बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि इतना बोरिंग वीडियो अगर आप देख ले रहे हैं तो फिर आपके अंदर बहुत अच्छी सहनशक्ति है। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।